हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, हमारी क्लास में चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। और पिछली क्लास में मैंने आपको डीएनए के घटक के बारे में बताया था। डीएनए के घटक, आरएनए के घटक, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलके बने होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर देख के आप बताइए कि ये स्ट्रक्चर किसकी है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दी है और ये स्ट्रक्चर देख के आप बताइए कि स्ट्रक्चर किसकी है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया NH2 और यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे ये N और यहाँ पे N। यस, आप देखते से ही बता दोगे कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, साइटोसिन की है। साइटोसिन की ये स्ट्रक्चर है। अगर यहीं पर इस प्रकार से कीटोन ग्रुप आ जाता तो अब आप बताइए इसे देखकर कि ये स्ट्रक्चर किसकी है। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर है यूरेसिल की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, यूरेसिल की। यहां तक क्लियर? अगर यहीं पर मैं यहां पर मिथाइल लगा दूं, यहां पे इसके 5 कार्बन पे मिथाइल लगा दूं, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, इसे हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोल सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर वाकई में किसकी है, ये थाइमीन की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, थाइमीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, थाइमीन की स्ट्रक्चर है। तो अभी मैंने 3 संरचनाओं के बारे में बताया और तीनों संरचनाएं किसकी थी, पायरिमिडीन की। ये तीनों संरचनाएं किसकी थी, पायरिमिडीन की। इसमें क्या क्या आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थाइमीन आता है। यहां तक आपको क्लियर है? अगर यही स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है, यही स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है और डबल रिंग आपको देखने को मिल रही है और यहां पर NH2 आपको मिलता है, तो अब आप बताइए इसे देखकर कि ये संरचना किसकी है। ये संरचना किसकी है, ये एडेनिन की संरचना है। आज जब आप यहाँ पे ये ग्रुप देखेंगे तो ये देखकर ही आप बता देंगे कि ये संरचना किसकी है, एडेनिन की है। राइट? और अगर यहाँ पे मैं कीटोन लगा दूं, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, किसकी हो गई, गुआनाइन की। राइट? अब इसमें आपको इसकी नंबरिंग भी आपको अच्छे से पता है। ठीक, यहां पर भी क्या होगा, N होगा, यहां पर भी क्या होगा, N होगा। और ये इसका क्या है, 9 कार्बन है, ये इसका 8 है, ये इसका 7 है, ये इसका 6 है। ठीक है, ये नंबरिंग आपको अच्छे से पता है। बच्चों, यहां पे मैं शर्करा की स्ट्रक्चर बना रही हूं। ये शुगर है और इस शुगर को देख के आपको बताना है कि ये कौन सी शुगर है। ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे ये 5। ठीक है, ये 5वां कार्बन है, ये 5वां कार्बन है। राइट? ये 5वां कार्बन। पहले कार्बन पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर OH और H, यहाँ पे OH तो यहाँ पे H, फिर यहाँ पे ये क्या है, H और OH, और यहां पे मैंने लिख दिया H और OH। ठीक, जब आप दोनों जगह पे OH और OH देखते हो तब आप पहचान जाते हो कि ये कौन सी शर्करा है, यह राइबोज शर्करा है। ये कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा। और यह राइबोज शर्करा किस में मिलती है, बिल्कुल आरएनए में मिलती है। और इसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया जाए, इसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो अब ये शर्करा कौन सी हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज। ये कौन सी हो जाती है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब अनुपस्थित। किसकी अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। जो दूसरा कार्बन है उस पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ठीक, और इसी के 5वें कार्बन से क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट जुड़ जाता है। यहां तक हम देख चुके थे। अब ये जो शर्करा होती है, यह शर्करा इस बेस पेयर से, इस नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ी हुई होती है और हमेशा इसका जो पहला वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन नाइट्रोजन क्षारक से जाके जुड़ता है। तो अब यदि ये जो पहला वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन इसके 9 वाले नंबर से जाके जुड़ेगा। ठीक है, और आपके सामने ये संरचना किसकी बनी हुई है, गुआनाइन की। गुआनाइन क्या है, यहाँ पर प्यूरिन है।
तो प्यूरिन के अंदर आपको यहाँ पर 9 नंबर पे जाकर ये वाली जो शर्करा है, ये शर्करा अपने पहले कार्बन से जुड़ती है और एक बंध का निर्माण करती है। इस बंध का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, कौन सा बंध है ये? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये जो बंध है ये कौन सा बंध है? 1 to 9। इस शर्करा का 1 और इस वाले क्षारक का 9 नंबर, ये दोनों मिलके यहाँ पे बंध बना रहा है और इस बंध को हम क्या नाम देंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये जो बंध है, ये बंध का नाम 1 to 9 बॉन्ड है। ये क्या है? 1 to 9 बॉन्ड। अब यही यहाँ पे अगर पायरिमिडीन होता, यही यहाँ पे पायरिमिडीन होता, तो पायरिमिडीन के पहले कार्बन से ये जाके जुड़ जाता। पायरिमिडीन के कौन से कार्बन से जाके जुड़ता है? ये कौन से नंबर से जाके जुड़ता? पहले नंबर से। अगर ये पायरिमिडीन होता तो पहले नंबर पे जाके जुड़ता। ये इसका पहला नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहले नंबर पे जाके अगर ये जुड़ता, इसको मैं यहां से डॉट डॉट से बता रही हूं बच्चों। देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो आप, तो अगर ये इसके फर्स्ट नंबर से जाके जुड़ रहा है, यहां से बनेगा नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये शर्करा के पहले कार्बन से अगर पायरिमिडीन जुड़ता है तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? ये हुआ 1 to 1। 1 to 1 क्या है? ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1 to 9 किस में है? प्यूरिन में है। और 1 to 1 किस में है? पायरिमिडीन में है। किस में है? पायरिमिडीन में है। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक, तो अभी हमने ये देखा कि हमारे जो शर्करा है, यह शर्करा प्यूरिन और पायरिमिडीन से जुड़ती है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा? एन ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। यहां तक क्लियर है? और हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक की जो स्ट्रक्चर आपकी बनी है, यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रक्चर, इसमें आप देख रहे हो एक तो शर्करा है और क्या है? क्षारक है। जब शर्करा और क्षारक ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं तब इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप समझ जाना। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक, और यहीं पे यदि इसके 5वें कार्बन से अगर यहाँ पे फॉस्फेट आके जुड़ जाता है तो अब यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ने के बाद इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये पूरी संरचना फास्फोरस के जुड़ते से ही क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? ये न्यूक्लियोटाइड। शॉर्ट में लिख रही हूं, आप इसको समझ जाओ। यहां तक क्लियर है? न्यूक्लियोसाइड क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के जुड़ते से ही। अब इसमें कितने बंध हमको दिखाई दे रहे हैं? पहला बंध है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। दूसरा बंध है यहां पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहां पे ये दूसरा बंध है फॉस्फोएस्टर बंध। ये क्या है? फॉस्फोएस्टर बंध है। तो मैंने आपको इस पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल में या इस पूरी न्यूक्लियोटाइड के एक अणु के अंदर 2 बंध बताए हैं। एक है फॉस्फोएस्टर बंध और दूसरा बंध मैंने बताया आपको एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? अब यदि इसको मैं श्रृंखलाबद्ध कर दूं, इसकी एक चेन बना दूं, तो जब हम चेन बनाएंगे तो चेन बनाने पर ये कैसा दिखाई देता है और इसमें बॉन्ड किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, इसे हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई बच्चों? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जब मैं इसकी चेन बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी? इसकी चेन। इसी की जब चेन बनाते हैं तो आपको यहाँ पे बॉन्ड किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये शर्करा है, आपको पता है शर्करा में
ये पेंटोस शर्करा है, राइबोज शर्करा है, इसके पास में 5 कार्बन है। इसके पहले कार्बन से हमेशा क्या आके जुड़ता है? बेस पेयर। मतलब यहाँ पे आपके क्या आके जुड़ेगा? नाइट्रोजन क्षारक, जिसे मैं बी से लिख रही हूँ, क्योंकि बी का मतलब है यहाँ पे बेस। बेस का वो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारक। इतना क्लियर है? ठीक है। इसके 5वें कार्बन से, ये जो इसका 5वां कार्बन है, यहाँ पे CH2OH होता है, आपको पता है, ठीक है। और यहां से इसके जो 5वां कार्बन है, जहां पे CH2OH उपस्थित है, वहीं पे कौन सा है? यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये आपको पता है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसके नीचे एक और श्रृंखला बनाते हैं, इसी प्रकार की श्रृंखला, और अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से बॉन्ड आपको क्लियरली दिखाई देते हैं जब ये श्रृंखलाबद्ध रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक, यहां के पहले कार्बन पे क्या उपस्थित होगा? जरा बताओ तो। यहाँ पे क्या होगा? बेस होगा, राइट। और इसके यहाँ पर 5वें कार्बन पे क्या जुड़ा होगा? ये CH2OH, और इसी से क्या जुड़ा होगा? ये फॉस्फेट। क्लियर है ये? और ये फॉस्फेट इसके 3रे कार्बन से जुड़ा होता है। ये यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या होता है? OH। तो यहाँ इसके 3रे कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा होता है। एक तो 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके 3रे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहां पर ये देखा आपने, ये इसके 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हमने क्या बोला है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला है। इसे हमने क्या बोला है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसे हमने क्या बोला है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट। यहां तक क्लियर है आपको? अब ऊपर वाली श्रृंखला को हमने नीचे वाली श्रृंखला से जोड़ दिया है, या ऊपर वाले अणु को नीचे वाले अणु से हमने जोड़ दिया है, और एक चेन का निर्माण हम कर रहे हैं। क्लियर? यहां नीचे आपके क्या होगा? यहाँ पे OH फ्री होगा। आपको पता है कि 3रे कार्बन पे OH क्या है? फ्री है। और ये कौन सा एंड है? ये 5वां है। 5वें एंड पे आपको क्या मिल रहा है? फॉस्फेट। 3रे वाले एंड पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे OH, राइट। अब इनके बीच में आपको ये तो पता है कि ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये भी आपको पता है कि ये कौन सा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे 3रे कार्बन से 5वें कार्बन तक की जब हम बात करते हैं, 3रे कार्बन से 5वें कार्बन तक की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड दिखाई देंगे। एक ये वाला एस्टर बॉन्ड दिख रहा है आपको, और एक ये वाला एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस एस्टर बॉन्ड को, ये इस प्रकार से है, ये एस्टर बॉन्ड देखो आप, इस तरह से ये एस्टर बॉन्ड है, दिख रहा है? इस तरह से ये एस्टर बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? कौन सा बॉन्ड हुआ ये? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब भी आपको श्रृंखला के बारे में पूछा जाए, जब भी आपसे चेन के बारे में पूछा जाए, तो आपको फॉस्फोएस्टर नहीं बताना है। जब 2 DNA मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं या न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, तो आपको इसे फॉस्फोएस्टर नहीं बोलना है। फॉस्फोएस्टर तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये देखो ये सिंगल, जो कि फॉस्फेट और 5वें कार्बन के बीच में है। लेकिन डाइएस्टर क्या है? जो कि 3 से 5 का बॉन्ड है। 3 कार्बन से लेकर 5वें कार्बन तक का जो बॉन्ड है, ये कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, राइट। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की यदि आपसे संख्या पूछी जाए, तो आप कैसे आंसर दोगे? यदि आपसे यहाँ पर एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल की या एक सिंगल स्ट्रैंड की आपसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की पूछे, तो आपको इसमें कितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रैंड है, अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है बच्चों, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ बेस पेयर, जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर है या नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्षारक हैं, पेयर तो नहीं लेकिन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्षारक, इनको यहाँ पे n से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? n से डिनोट।
और -1 कर देंगे। कितना कर देंगे? -1। तो इसमें आपको कितने नाइट्रोजन क्षारक दिखाई दे रहे हैं? 2। ठीक, और कितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहा है? 1। तो इसीलिए यहां पे क्या कर दिया? N-1। यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यदि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से का मतलब कि ये एक चेन हो गई और इसी के पैरेलल एक और चेन है। ठीक है, इसी के पैरेलल एक और चेन है, बना देती हूं आपको समझाने के लिए। इसी के पैरेलल एक और उल्टी चेन चल रही है। ठीक है, तो ये बेस पेयर, ठीक, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो कि आगे देखेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को किस तरह से काउंट किया जाएगा, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं ऐसे कैसे बना रही हूं, ये शुगर है, और यहां पे ये फॉस्फेट है। ठीक, तो अब ये फॉस्फेट और शुगर के बीच में एक और बॉन्ड है, राइट। अब यहां पे आप नाइट्रोजन बेस की संख्या बताओ कितनी है? 1 2 3 4 है। कितनी है? 1 2 3 4 है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है। तो आपको कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। एक ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि 3 से लेकर 5 तक होगा, और एक ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हुए? 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे कितने हुए? यहाँ पर 2 हुए। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? N-2। N-2। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो आप क्या करोगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो आप करोगे N-2। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो आप क्या करोगे? N-1। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। और अगर आपका डीएनए सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए है, तो आप सिर्फ क्या कैलकुलेट करोगे? N। जितने नाइट्रोजन क्षारक है उतना ही क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। क्लियर हुआ ये? सर्कुलर डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, यहां तक क्लियर है आपको? इतना आपको क्लियर हुआ? समझ में आया? हमने ब्रांच में देख लिया, ठीक है। और अब यहां पर डीएनए में उपस्थित बॉन्ड हमें पता लग गए। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमने देख लिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमने देख लिया, हमने एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देख लिए, उसके प्रकार देख लिए। अब आगे हम ये देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है। जब न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड का नामकरण कैसे होगा, न्यूक्लियोसाइड है तो उनका नामकरण किस प्रकार से होगा, इसे हम देख लेते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि यदि प्यूरीन है, यदि क्या है? प्यूरीन है, तो आपको साइन लगाना है। क्या लगाना है आपको? साइन। नाम के पीछे क्या लगाना है? साइन। यदि क्या है? प्यूरीन है तो, और किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। किसके अंदर लगाना है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। बच्चों अगर न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड में प्यूरीन के अंदर आपको क्या लगाना है? साइन पीछे लगाना है। अगर पाइरिमिडीन है तो आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पे पाइरिमिडीन है तो आपको यहाँ पे डाइन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डाइन। अगर पाइरिमिडीन है तो डाइन लगाना है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, किसकी बात कर रही हूं? न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूं। तो यदि न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या लग जाता है पीछे? आइलिक। क्या लग जाता है? आइलिक। आपको आइलिक पीछे लगाना होता है। तो अभी देख लेते हैं कि इनके नाम किस तरह से नामकरण हमें करने होंगे जब हम इनका उपयोग करेंगे। लेकिन साइटोसिन, आपको पता है साइटोसिन एक ऐसा क्षारक है जो कि उसका एक्चुअल में साइटोसिन ही नाम है। क्या नाम है? साइटोसिन। और साइटोसिन किस में आता है? पाइरिमिडीन में आता है। साइटोसिन किस में आता है? पाइरिमिडीन में आता है। तो साइटोसिन प्यूरिन नहीं है, साइटोसिन का नाम ही साइटोसाइन है। साइटोसाइन अगर लिखा है तो आप उसे प्यूरिन मत समझ जाना, आप उसे प्यूरिन मत समझ जाना। अगर साइटोसाइन लिखा हुआ है तो उसका एक्चुअल में नाम क्या है? साइटोसाइन ही है, ठीक है। अब इनके नाम देख लेते हैं।
हमें ये पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्यूरिन ले लेते हैं। प्यूरिन में क्या क्या आता है बताइए आप, प्यूरिन में क्या क्या आता है? प्यूरिन में आता है एडेनिन, गुआनिन, ये प्यूरिन के अंदर आते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन। याद नहीं रहता तो एजी से याद रख लो, ठीक है, PUAG। ठीक, अब एडेनिन और गुआनिन जब ये न्यूक्लियोसाइड है तब इन्हें क्या कहेंगे, और जब न्यूक्लियोटाइड है तब इसे क्या कहा जाएगा? बच्चों जब न्यूक्लियोसाइड है तो आप देख के बताओ कि इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। एडिनोसिन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन लिख देती हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? गुआनोसिन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? गुआनोसिन या गुआनोसाइन। इसको सिन ही लिख देते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो SINE आ जाता है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? गुआनोसाइन। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियोटाइड है तो क्या नाम लिखोगे? आप देख के बताओ क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे नाम बताओ क्या लिखेंगे? एडिनाइलिक। क्या लिखेंगे? एडिनाइलिक। क्योंकि मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि जब पायरिमिडीन होगा, जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा, तब हमें क्या लगा देना है? सभी के पीछे आइलिक लगा देना है, राइट। तो हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या लगा दिया यहाँ पे? आइलिक। ओके, अब गुआनोसाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ? गुआनाइलिक। इसका नाम क्या हो जाएगा? गुआनाइलिक एसिड। गुआनाइलिक। ठीक, अब बात करते हैं पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन में क्या क्या आता है? साइटोसिन आता है और यूरेसिल आता है, थाइमीन आता है, ये सारे पायरिमिडीन में आते हैं। ओके, अब इनके नाम देखिए क्या होंगे। साइटोसिन है तो न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो क्या लगा देंगे? न्यूक्लियोसाइड के लिए क्या लगाया जाता है? डाइन लगाया जाता है। किसमें? पायरिमिडीन में। तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? साइटिडीन। क्या नाम हो जाएगा? साइटिडीन। और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो आइलिक लगा देना है, तो क्या नाम होगा? साइटिडाइलिक। क्या होगा? साइटिडाइलिक। अब यूरेसिल का बताइए, यूरेसिल का क्या होगा? तो यूरेसिल में क्या लिखेंगे हम? यूरिडीन। क्या लिखेंगे? यूरिडीन, क्योंकि डाइन लगाना है ना, तो यूरिडाइन बोल दो या यूरिडीन बोल दो। अब न्यूक्लियोटाइड बनाइए इसका, यूरिडाइलिक। यूरिडाइलिक। थाइमीन का बताइए, थाइमीन में क्या होगा? थाइमिडीन। थाइमिडीन या थाइमिडाइन, जो भी आप बोलते हो, थाइमिडीन या थाइमिडाइन, राइट। और जब इसका न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? थाइमिडाइलिक। ठीक है, थाइमिडाइलिक। इस प्रकार से इनके नामकरण किए जाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट रूप से? इस प्रकार से इनका नामकरण होगा। क्लियर है? क्या ध्यान रखोगे? जब न्यूक्लियोसाइड है तो आपको प्यूरिन में क्या लगाना है? साइन। पायरिमिडीन में क्या लगाना है? डाइन। और न्यूक्लियोटाइड में तो सबके पीछे क्या लगाना है? आइलिक। अब आरएनए है तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, और डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो इनके आगे आप क्या लगा दो? डीऑक्सी लगा दो। जब डीएनए है तो डीऑक्सी लगा दो। डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? यूरेसिल को छोड़कर। इसको छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे? डीऑक्सी हो जाएंगे। ठीक है, इतना आसान सा इसका क्या है? नामकरण है। याद किसको रखना है? साइटोसिन को, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके पीछे साइन है। इसके पीछे क्या है? साइन है। तो हो सकता है कि ये क्या हो? न्यूक्लियोसाइड हो। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर न्यूक्लियोसिन, ये जो साइटोसिन है, ये नॉर्मल इसका नाम है, एक सामान्य इसका नाम है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? नामकरण ये समझ में आ गया?
कि किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। इसको मैं इरेज कर दूं, चलो। बच्चों यहां तक हमने देखा कि किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, और अब हम यहाँ पे डीएनए की संरचना की बात करेंगे। डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया, डीएनए का नाम किसने दिया, ये सारी सूचनाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो डीएनए के बारे में हम देख रहे हैं डीएनए की संरचना। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की खोज किसने करी, ये तो हमें पता है कि सबसे पहले मिस्चर थे जिन्होंने डीएनए को देखा। ठीक है, न्यूक्लिक यहाँ पे नाम दिया, न्यूक्लिक नाम दिया, लेकिन अल्टमान ने भी नाम दिया, ये भी हमें पता है। लेकिन जो दो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में बताया। कौन कौन से थे, फ्रैंकलिन और विल्किंस। ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने डीएनए की आणविक संरचना के बारे में बताया, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाए। डीएनए नाम किसने दिया, डीएनए नाम दिया है जैकेरिस ने। डीएनए नाम ये नाम किसने दिया, जैकेरिस ने। जैकेरिस ने डीएनए नाम दिया। ठीक है, मिस्चर के बारे में तो हम जानते ही हैं, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। जैकेरिस ने डीएनए नाम दिया, और इनके नाम देने के बाद दो वैज्ञानिक जिनकी मैं बात कर रही थी अभी, फ्रैंकलिन, ये फीमेल साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन फीमेल साइंटिस्ट थे, एवं विल्किंस ये मेल साइंटिस्ट है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी के माध्यम से डीएनए की एक्सरे फिल्म तैयार की, लेकिन उस फिल्म को ये समझा नहीं पाए, उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, तो ये जो वैज्ञानिक हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है डीएनए की आणविक संरचना बताने में। तो डीएनए के बारे में इन्होंने क्या बताया, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बताया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी के माध्यम से इन्होंने डीएनए की एक्सरे फिल्म तैयार की। क्या तैयार की, एक्सरे फिल्म इन्होंने तैयार की। एक्सरे फिल्म तो तैयार कर दी दोनों ने मिलकर, लेकिन ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसे समझा नहीं पाए। ठीक है, फिर बाद में दो साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने इसी का उपयोग करके डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया। ठीक, इसके बाद जो वैज्ञानिक आए उनका नाम वॉटसन एंड क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर डीएनए का द्विकुंडलित नमूने के बारे में बताया, जिसे कि डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इन इंग्लिश, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में इन्होंने बताया। राइट, और उन्होंने पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन कर दिया कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। ठीक, पहले वैज्ञानिक यहाँ पे कौन से थे, फ्रैंकलिन और विल्किंस। इन्होंने बता तो दिया कि डीएनए की एक्सरे फिल्म बना के ये ऐसा डीएनए होता है, बट पूरी तरह से नहीं बता पाए। फिर कौन आए, वॉटसन एंड क्रिक आए। इन्होंने एग्जैक्टली डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। बच्चों बाद में जाकर यहाँ पे 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है डीएनए की आणविक संरचना बताने के लिए। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है,
वॉटसन एंड क्रिक, इन्हें तो नोबेल प्राइज देना बनता ही है। फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, क्योंकि जिस समय नोबेल प्राइज मिला करते थे उस समय ऐसा होता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो जब नोबेल प्राइज दिया गया था तब तक फ्रैंकलिन की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए डीएनए की आणविक संरचना बताने के लिए, डीएनए की संरचना बताने के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन कौन से? विल्किंस, वॉटसन और क्रिक। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्रेडिट दिया जाता है किसका? कि डीएनए की आणविक संरचना बताने का, और इन्हें ही क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल प्राइज किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 वैज्ञानिकों को मिला है, ध्यान रखना। एक तो वॉटसन क्रिक को मिला है, वॉटसन क्रिक, ये तो साथ साथ ही है, वॉटसन क्रिक। और दूसरा किसको मिला है यहाँ पे? विल्किंस को। ये 3 वैज्ञानिक हैं, वॉटसन क्रिक अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना, वॉटसन एवं क्रिक। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला है? 1962 में मिला है। कब मिला है? 1962 में मिला है। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और वॉटसन क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कब बताया था? 1953 में बताया था बच्चों। 1953 में इन्होंने अपने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। तो आप देखिए कि 1869 के लगभग मिस्चर ने बताया था डीएनए के बारे में, और फिर उसके बाद में फ्रैंकलिन और विल्किंस आए, फिर उसके बाद में आपके वॉटसन एंड क्रिक आए, फिर उसके बाद में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1962 में। तो आप देख रहे हो कि बहुत लंबा टाइम लग गया डीएनए की आणविक संरचना को बताने में। तो इसके पीछे क्या कारण है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीमित तकनीकी के कारण, जो टेक्नोलॉजी थी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो वहां पे वैज्ञानिक इस संरचना को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इतना क्लियर हुआ? तो हमें यहाँ पे 3 बिंदु ध्यान रखते हैं। पहला बिंदु क्या याद रखोगे आप? पहला बिंदु रखोगे कि नाम किसने दिया है? जैकेरिस ने दिया है। दूसरा क्या याद रखोगे कि डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। तीसरा बिंदु क्या याद रखोगे कि नोबेल प्राइज किसको मिला है? वॉटसन क्रिक को मिला है और विल्किंस को मिला है। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? तो अब डीएनए की संरचना के बारे में देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? तो डीएनए की संरचना हम देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूं यहाँ पे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना डीएनए का, आप जब अपने एग्जाम में बना रहे हो या फिर अगर आप थ्योरी एग्जाम भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनानी होती है। देखिए इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। कभी भी डीएनए की स्ट्रक्चर आपको ऐसे नहीं बनानी होती बच्चों, आप इस तरह से बनाना शुरू कर देते हो, इस तरह से। ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होती है डीएनए की। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है? इस प्रकार से, जो मैंने बना दी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। क्लियर? तो डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया है? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। और इन दोनों ने मिलकर कौन सा मॉडल दिया? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स। उनके कहने का मतलब था कि डीएनए के 2 रज्जु होते हैं, यहाँ पे द्विकुंडलन होते हैं, द्विरज्जु होते हैं, और ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? प्रति समानांतर। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के प्रति समानांतर। किस प्रकार से होते हैं?
अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए में आप देखते हो कि ये 2 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 श्रृंखलाएं। तो अगर ये 5 एंड है तो ये वाला 3 एंड है, ये वाला 3 एंड है तो ये वाला कौन सा है, 5 एंड है। 5 एंड पे हमेशा क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है। 3 एंड पे हमेशा क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या होगा, OH, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये कौन सी श्रृंखला है, ये दोहरी श्रृंखला है और ये उल्टी चल रही है। तो यहाँ ये एक दूसरे के क्या है, प्रति समानांतर है। तो अभी मैं ये बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 तो यहाँ लिखूंगी 3, यहाँ पे लिखा मैंने 3 तो यहाँ लिखूंगी 5, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये कैसी है, प्रति समानांतर है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है, आपको पता है डीएनए में क्या क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है, बेस उपस्थित है। और ये नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं, एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और क्या है, गुआनिन है। और क्या है, गुआनिन है। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये चारों के चारों किस में उपस्थित है, डीएनए में उपस्थित है। और इनके मध्य बॉन्ड उपस्थित होता है। यदि ए होगा तो ए के सामने हमेशा एक का पूरक क्या होता है, टी। ए का पूरक हमेशा क्या होता है, टी। और इसमें 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। जी का पूरक हमेशा क्या होगा, सी। जी का पूरक हमेशा क्या होगा, सी। ध्यान रहे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के समान नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब कि ए के सामने हमेशा क्या आ जाता है, टी आ जाता है। जी के सामने हमेशा क्या आ जाता है, सी आ जाता है। अगर मैं लिख दूं इस तरह से, जैसे टी के सामने क्या आ जाएगा, हमेशा ए आ जाएगा। सी के सामने हमेशा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इस प्रकार से ये संरचनाएं एक दूसरे की क्या है, पूरक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ए के सामने मैंने ए लिख दिया, ठीक है, जी के सामने मैंने यहाँ पे जी लिख दिया, सी के सामने मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, राइट। तो ये क्या हो गई, समान हो गई, ये क्या है, समान है। लेकिन ऐसी संरचना डीएनए में नहीं होती। डीएनए में क्या होती है, पूरक संरचनाएं होती है। कैसी होती है, पूरक। जो नाइट्रोजन क्षारक है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे दिए जाए कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, ये डीएनए की दोनों जो रज्जु है ये एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के समान है। तो आपके सामने दोनों स्टेटमेंट से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप क्या बताओगे, पूरक है। आप समान थोड़ी बताओगे, आप क्या बताओगे, पूरक है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। ठीक, इनमें दोनों जो आपके नाइट्रोजन क्षारक हैं, इनमें क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। इनमें कौन सा बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। ए के सामने हमेशा क्या होगा, ए के सामने हमेशा टी होगा और ये बंध कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। जी के सामने हमेशा कौन सा होगा, सी, और इसमें कौन सा बंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके व्यास की बात करें तो डीएनए का व्यास कैसा होता है, यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास कैसा होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास कैसा होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये व्यास यहाँ पे देखो एक समान, यहाँ पे जो व्यास है ये बिल्कुल एक समान है, 20 इसका जो है व्यास है। और इसमें आपको यहाँ पर ये एक कुंडलन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एक कुंडलन है, ये पूरा का पूरा ये दूसरा कुंडलन है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कुंडलन है। ये देखो आप, ये पूरा एक कुंडलन है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक कुंडलन है। तो इस कुंडलन में लगभग 10 यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है। 10 मैं यहाँ बना रही हूँ, जैसे कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 ऊपर वाले में और 5 नीचे वाले में, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 नाइट्रोजन क्षारक ऊपर की तरफ और 5 नीचे की तरफ। तो एक कुंडलन में यहाँ पे कितने नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित हैं, 10। क्लियर है यहाँ तक। ये जो नाइट्रोजन क्षारक है ये एक नाइट्रोजन क्षारक और दूसरे नाइट्रोजन क्षारक के बीच में जो लंबाई है ये होती है
3.4 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रोम। तो ये दो फिगर ध्यान रखने हैं कि दो नाइट्रोजन क्षारक के बीच में जो मध्य दूरी होती है, दो नाइट्रोजन क्षारक के मध्य जो दूरी होती है, यहां स्पष्ट रूप से बना रही हूं, यहां स्पष्ट रूप से बना रही हूं। जैसे कि ये एक नाइट्रोजन क्षारक है ए टी और ये दूसरा है जी और फिर सी। अभी केवल एक ही बना रही हूं। तो इन दोनों की मध्य दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रोम। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रोम। ये फिगर ध्यान रखना है। और डीएनए का व्यास कितना होगा? 30 एंगस्ट्रोम। 30 नहीं, 20 एंगस्ट्रोम। कितना होगा? 20 एंगस्ट्रोम। ये क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर है। अब इस डीएनए में आप देखो कि एक विशिष्ट प्रकार का स्थायित्व है। डीएनए का स्थायित्व किसके कारण है? डीएनए के स्थायित्व की बात कर रहे हैं। डीएनए का स्थायित्व किसके वजह से है? तो इसके दो कारण हैं। पहला, डीएनए का स्थायित्व है हाइड्रोजन बंध के कारण। आप देखो कि यहाँ पे डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बंध उपस्थित है। ये नाइट्रोजन क्षारक है, ये नाइट्रोजन क्षारक है और इनके मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। अगर ये हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहेंगे तो क्या दो रज्जु उपस्थित होंगे? लेकिन हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तभी तो दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही है। दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, इसी वजह से डीएनए का क्या है? स्थायित्व है। तो डीएनए का स्थायित्व किसके कारण है? हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि एक नाइट्रोजन क्षारक, ये एक नाइट्रोजन क्षारक है, क्षारक युग्म है, इसके नीचे दूसरा युग्म है, फिर इसके नीचे तीसरा युग्म है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। तो एक नाइट्रोजन क्षारक के मध्य यहाँ पे एक नाइट्रोजन क्षारक के नीचे दूसरा नाइट्रोजन क्षारक है, दूसरे के नीचे तीसरा है। और ये जो नाइट्रोजन क्षारक है इनके मध्य एक प्रकार का बंध होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बंध। इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बंध। तो ये एक दूसरा कारण होता है इनके स्थायित्व का। तो इनका दूसरा कारण क्या होगा कि एक क्षारक युग्म के नीचे, एक क्षारक युग्म के नीचे निरंतर क्या है? दूसरा युग्म उपस्थित है, दूसरा युग्म उपस्थित है। ठीक है, एक नाइट्रोजन क्षारक के नीचे दूसरा नाइट्रोजन क्षारक युग्म उपस्थित है, फिर दूसरे के नीचे तीसरा उपस्थित है। तो ये युग्म एक के नीचे एक उपस्थित है और इनके एक युग्म और दूसरे युग्म के मध्य भी कौन सा बंध है? हाइड्रोफोबिक बंध है। कौन सा बंध है? हाइड्रोफोबिक बंध। और ये बंध क्या कर रहा है? डीएनए को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ? ये सारे बिंदु डीएनए की संरचना को बताते हैं। और आप देख लो, ऐसा कहा गया है कि डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार है। अगर मैं आपके सामने डीएनए को खोल के रख दूं तो डीएनए की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ये देखो, ठीक है, ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। तो इस सीढ़ी नुमा संरचना का ये आपको दिख रहा है, ये इसका आधार है। ये क्या है? इसका आधार। ठीक है, और ये क्या है? इसकी सीढ़ियां हैं। ये क्या है? इसकी सीढ़ियां, मतलब ये इसके क्या है? पद है, सीढ़ियों के ये पद है। राइट। तो ये जो आधार है ये किससे मिलके बना होता है? ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है आपके फॉस्फेट और शुगर से। ये किससे मिलके बना होता है? फॉस्फेट और शुगर से। ये आधार किससे मिलके बना हुआ है? फॉस्फेट और शुगर से। और बीच के जो पद होते हैं, ये बीच के पद किससे मिलके बने हैं? नाइट्रोजन बेस से मिलके बने हैं। ये बीच के पद या सीढ़ियां ये किससे मिलके बनी है? नाइट्रोजन बेस से मिलके बनी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बताइए कि इसके आसपास के जो आधार है ये किससे मिलके बने हैं? ये फॉस्फेट और शुगर से मिलके बने हैं। और इसके बीच बीच में क्या उपस्थित है? ये पद। और ये पद किससे मिलके बने हैं? नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हैं। बच्चों, पहला बिंदु हमने क्या देखा कि डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। ये एक दूसरे के क्या है? प्रति समानांतर है। दिख ही रहा है आपको। नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है और नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? एटीजीसी है। ए के सामने हमेशा क्या होगा? टी होगा। जी के सामने हमेशा क्या होगा? सी होगा। ए और टी के मध्य कौन सा बंध होगा? डबल बंध होगा, हाइड्रोजन बंध। जी और सी के मध्य कौन सा होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होगा।
और ये हाइड्रोजन बंध डीएनए को क्या कर रहा है, स्थायित्व प्रदान कर रहा है। क्योंकि डीएनए में आप देख रहे हो कि एक नाइट्रोजन क्षारक के नीचे दूसरा है, दूसरे के नीचे तीसरा है, और ये उपस्थिति इसे क्या कर रही है, स्थायित्व प्रदान कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इनका फिगर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ इसमें इसका व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये काम आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना आपको क्लियर हुआ, ये सारा आपको क्लियर हो गया। ये पूरी संरचना डीएनए की संरचना के बारे में बताती है, पूरे बिंदु डीएनए की संरचना के बारे में बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चारगाफ के नियम की। चारगाफ के नियम की बात कर रहे हैं हम। चारगाफ का नियम, ठीक है, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होता है। ठीक है, हमेशा द्विरज्जु की जो संरचना होगी उसी पे लागू होता है, क्योंकि चारगाफ ये बोलते हैं कि प्यूरिन पायरिमिडीन के बराबर होता है। किसी भी डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन की मात्रा कैसी होती है, बराबर होती है। किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पायरिमिडीन के बराबर होती है। तो उन्होंने बताया कि प्यूरिन, तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, एजी बराबर क्या आएगा, टीसी। क्या आएगा, एजी बराबर टीसी, या एजी बराबर सीटी कर दो, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला। आप इसको इसके अपॉन में लिख दो, ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी बराबर क्या हो गया, 1। इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये चारगाफ ने बताया कि हमेशा डीएनए में प्यूरिन की मात्रा किसके बराबर होती है, पायरिमिडीन के बराबर होती है। इतना आपको क्लियर हुआ। आरएनए पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आरएनए में आपको पता है कि 2 श्रृंखला होती नहीं है, तो आरएनए में यह चारगाफ का नियम नहीं लगता है, क्योंकि आरएनए में एक ही रज्जु होता है, तो वहां पर ये नहीं लगता। इसीलिए इसे हम लिख देते हैं प्यूरिन नॉट इक्वल टू पायरिमिडीन। इतना आपको क्लियर हुआ। ये चारगाफ का नियम है, और आगे चल के हम चारगाफ के नियम के यहाँ पे इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमने डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखी, और फिर आगे हम और भी आरएनए की संरचनाओं के बारे में देखेंगे। बच्चों, ये जो नोट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि इसमें 10 या 4 या 6 क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।